तो अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा गद्दार कौन था, देशद्रोही कौन था? कन्नौज के राजा जयचंद या स्वयं पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज? इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक जरूर देखें, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। कौन कौन देशद्रोही रहा पृथ्वीराज चौहान के समय में? तो सबसे पहले नाम आता है जो वीरेंद्र सिंह राठौर ने अपनी बुक में लिखा है, नैन्सी को कोट करते हुए, नैन्सी ने जिसको गद्दार कहा है वो है रावल जैसल। रावल जैसल ही वो व्यक्ति थे पहले 1178 में जिन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, लोदरवा पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वे चाहते थे राज्य करना। बड़े बेटे थे लेकिन बड़े बेटे को राज्य नहीं मिला, छोटे को मिल गया विजयराज को, तो विजयराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। तो विजयराज के पुत्र भुजदेव यहाँ पर भाटी क्षत्रिय वीरों के साथ बड़ा ही अद्भुत युद्ध करते हैं और अंत में वीरगति प्राप्त कर जाते। तो लोदरवा को यहाँ पर पूरा लूटा मोहम्मद गौरी ने। तब यहाँ पर रावल जैसल अलग से एक राजधानी बनाते हैं जैसलमेर। तो ये वीरेंद्र सिंह राठौर अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। यहीं पर एक सेफ पैसेज अपने राज्य में होकर रावल जैसल ने दिया और फिर कासरहद में जाकर यहाँ पर मोहम्मद गौरी युद्ध करता। कासरहद में हालांकि चालुक्यों ने बड़ी जोर का यहाँ पर युद्ध किया और मोहम्मद गौरी उल्टे पैर वहाँ पर भागने को मजबूर हुआ। तो सबसे पहले जैसल थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, जिनके बारे में हम नहीं जानते। दूसरा जो राजा था, जो हिंदू राजा था, वो था जम्मू का राजा चक्रदेव, जो मोहम्मद गौरी के साथ खोखरों की वजह से, क्योंकि खोखर जाति का विद्रोह था, खोखर जो समूह थे उनके सामंत थे, यहाँ पर बड़ा ही आपस का एक विद्रोह था। इसी वजह से ये मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर खोखरों का दमन किया तो चक्रदेव ने साथ को, चक्रदेव की तो 3-4 पीढ़ियों ने यहाँ पर साथ दिया मोहम्मद गौरी का। चक्रदेव का ही पोता था नरसिंह देव। तराइन के अंतिम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, यहाँ पर यही तो पीछे से वार करके हमारे दिल्ली के महाराज गोविंद राय तोमर को वीरगति देता है। तो ये नरसिंह देव, ये कई पीढ़ियों ने यहाँ पर मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये वो देशद्रोही है। तीसरा जो देशद्रोही था वो स्वयं पृथ्वीराज चौहान के ही प्रिय मंत्री या फिर कह लो मित्र प्रताप था। यहां पर पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने तो 2 साल तक शासन की बागडोर जो रही वो उनकी माता कर्पूर देवी के हाथ में रही और कदमवास भुवनेक मल्ल के हाथ में रही। पृथ्वीराज चौहान यहां पर 2 साल तक राज्य को सीधे हाथ में नहीं ले पाते, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को यहां प्रताप उकसाता है तो प्रताप के कहने पर पृथ्वीराज चौहान पूरी शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और प्रताप को अपना निज मंत्री यहां पर बनाते हैं। तो प्रताप शुरू से अंत तक पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा, साये की तरह साथ रहा और साये की तरह साथ रहकर इसने गद्दारी की। यही टैक्स चोरी करता था जो गजनी से पृथ्वीराज चौहान के पास आता था, जिसका नाम इसने कदमवास पे लगवाया और बाद में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट पैदा किया। ये प्रताप ही अंत में आकर पृथ्वीराज चौहान के जो एक उपाय था, पृथ्वीराज चौहान शायद मोहम्मद गौरी को अजमेर में ही मृत्यु भी दे देते। यह बात प्रताप ने मोहम्मद गौरी के पास पहुंचाई और इसी के कारण पृथ्वीराज चौहान यहां वीरगति प्राप्त करते हैं। तो प्रताप वो मुख्य देशद्रोही है, वो गद्दार है, जिसने सारी बातें यहां मोहम्मद गौरी को पहुंचाकर और अंत में यहां पर ये चौहान साम्राज्य का पतन कराया। इसके बाद एक और मंत्री सोमेश्वर, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने दंडित करके देश निकाला दे दिया था, वो भी मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया था। तो ये भी यहाँ पर देशद्रोही हुआ। और 5वां देशद्रोही जो इतिहासकार मानते हैं वो स्वयं पृथ्वीराज चौहान के ही पुत्र जो अल्पायु में ही अजमेर के शासक बने, उन्हीं को मानते। क्यों मानते हैं इसको थोड़ा सा आप समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो बात स्लिप हो जाएगी। कैसे? करीब 6-7 मार्च को मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर पहुंचता है। 14-15 मार्च को पृथ्वीराज चौहान यहाँ वीरगति प्राप्त कर जाते हैं और उसी के 1 हफ्ते बाद ही गोविंदराज को, जो गोविंदराज उस समय अल्पायु में थे, क्योंकि 29-30 साल की उम्र में तो पृथ्वीराज चौहान वीरगति प्राप्त कर गए, तो अल्पायु थी गोविंदराज की। लेकिन जब चारों तरफ चौहानों का विद्रोह होने लगा, देखा कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के आक्रोश ने यहाँ चौहानों को और खतरनाक बना दिया है, तब मोहम्मद गौरी उन्हीं के पुत्र को अपना सामंत बनाकर यहाँ अजमेर की गद्दी पर स्थापित करता और उसी के बाद उसने सिक्के ढाले थे अपनी प्राइवेट मिंट में, जो पृथ्वीराज चौहान का भी नाम है, जिस पर मोहम्मद गौरी का भी नाम है। तो यहाँ पर गोविंदराज सामंत बन जाते, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की। इसी को वो देशद्रोही कहते हैं। आरबी सिंह जैसे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ चाहमांस लिखी है,
ये लोग इतिहासकार इसी को देशद्रोह कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर अब गोविंदराज मोहम्मद गौरी का साथ दे रहे हैं, इसी वजह से चौहान साम्राज्य भी बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि जो हरिराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई, हरिराज चौहान पृथ्वीराज चौहान के वो भाई थे जो पूरे जीवन अपने भाई की आज्ञा का पालन करने में जिन्होंने गुजार दिया। सबसे पहले जब शासक बने पृथ्वीराज चौहान अजमेर के, तब यहाँ पर हरिराज को वे हांसी भेजते हैं। हांसी का यहाँ पर सूबेदार बनाए जाते हैं, गवर्नर बनाए जाते हैं ये हरिराज चौहान। हरिराज चौहान का जीवन बड़ा ही अद्भुत रहा। स्कंद सेनापति थे, लेकिन हरिराज सभी युद्धों में यहाँ पर सेनापति स्कंद के साथ जाते हैं। सरहिंद पर जो आक्रमण करके उसको कब्जा लिया था, तुलाकी ने जिसको कब्जा के रखा था, पृथ्वीराज चौहान ने तब हरिराज को भेजा था और हरिराज यहाँ पर घिरे पड़े रहते हैं कई महीनों तक और बाद में आकर सरहिंद पर अधिकार करते हैं। तो हरिराज चौहान एक शक्तिशाली योद्धा थे जो अपने भाई के लिए मर मिट सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, सेनापति स्कंद हरिराज चौहान के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने ही स्वयं को सामंत घोषित कर दिया मोहम्मद गौरी का, मतलब मोहम्मद गौरी से वो मिल गए हैं। तब जैसे ही मोहम्मद गौरी 28 मार्च को यहां से निकलता है दिल्ली के लिए, दिल्ली पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, वैसे ही हरिराज चौहान के साथ यहां पर स्कंद और जो चौहान सेना थी वो आक्रमण कर देती है अजमेर पर। अब ये दो भागों में बट चुके हैं, एक पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का साथ दे रहे हैं सामंत और एक हरिराज चौहान का साथ दे रहे हैं। यहां पर गोविंदराज जब परास्त हो जाते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वे रणस्थंभपुर में आते हैं, जो रणथंभौर है वहां पर आकर फिर वो अपना नए सिरे से अपना जीवन शुरू करते हैं। वहीं के वे शासक बनते हैं। लेकिन फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आरबी सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर से सेना भेजी यहाँ पर तुर्कों की, और वो तुर्कों की सेना फिर से आक्रमण करती है अजमेर पर और फिर से हरिराज से वो अजमेर छीन लेती है। मतलब 2 बार हुआ है और फिर गोविंदराज वहाँ के शासक बन जाते हैं अजमेर के। लेकिन क्या होता है, फिर दोबारा से हरिराज चौहान वहां से सेना लेकर और फिर बुरी तरीके से यहाँ पर अजमेर पर आक्रमण करते हैं, तुर्कों को फिर काटते हैं और गोविंदराज अब की बार दूसरी बार फिर वहां से अपनी जान बचाकर रणथंभौर में आते हैं। तो हरिराज का यहाँ पर अपना अधिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हरिराज, जैसे कुछ प्रबंधों में बात मिलती है कि हरिराज चौहान यहाँ पर मदमस्त हो जाते हैं, अपने राजपाट पर ध्यान नहीं देते और अंत में आकर ऐबक जो है आक्रमण करके अजमेर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर मिलती है देखने को। लेकिन गोविंदराज फिर यहाँ से रणथंभौर से अजमेर नहीं लौटते, क्योंकि चौहानों में बड़ा ही एक कहते हैं कि 2 पोल बन चुके थे, एक जो गोविंदराज के साथ थे और एक जो हरिराज चौहान के साथ थे। यहीं पर इतिहासकार लिखते हैं कि गोविंदराज अगर अपने चाचा के साथ, अपनी अगर देश के साथ, अगर अपनी मिट्टी के साथ रहते तो शायद चौहानों का साम्राज्य फिर से उभर कर आता, चौहान फिर से पूरे सपाद लक्ष्य पर शासन कर पाते। लेकिन यहाँ पर शक्ति बट गई और इसका फायदा मिला मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद फिर इल्तुतमिश को। तो इसीलिए गोविंदराज को यहाँ पर देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हरिराज चौहान का क्या होता है, जब ऐबक से हरिराज चौहान परास्त हो जाते हैं तो इतना ज्यादा शर्मिंदा, इतना ज्यादा लज्जित होते हैं कि वे जलती चिता में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखो हरिराज चौहान का वो कष्ट समझो, उनको वो मदमस्त लिखा है कि वे अपने राजकाज से ध्यान हटा लेते हैं, वो गलत बात है। हरिराज चौहान अपने राज्य को नहीं बचा पाते, अपने अजमेर को नहीं बचा पाते, इसीलिए वे जलती चिता में प्रवेश कर जाते। तो हरिराज चौहान पर किसी भी इतिहासकार ने शायद ध्यान नहीं दिया। इन पर एक अलग से पुस्तक लिखी जानी जरूर चाहिए। हरिराज चौहान का त्याग, उनका समर्पण वास्तव में ही गौरवमयी है। तो मैंने यहां पर बात की। अब जो अंतिम है वो राजा जयचंद को लेकर के। राजा जयचंद को, जयचंद एक शब्द पर्यायवाची बन चुका है गद्दारी का। तो राजा जयचंद के बारे में सोर्स क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं। राजा जयचंद की गद्दारी की बात मिलती है पृथ्वीराज रासो में। रासो में ही उनकी गद्दारी की बात मिलती है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के लिए हराने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ वो अपनी सेना भेजते हैं और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हरा कर वे उत्सव का, बड़ा ही भव्य उत्सव का आयोजन करवाते हैं, घर घर दीपक जलवाते हैं घी के और प्रसन्न होते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ मोहम्मद गौरी से हार गए। ये बात रासों में मिलती है और इसी बात से यहाँ पर मोहम्मद गौरी गद्दार घोषित कर दिए जाते हैं। अब कोई
और क्योंकि रासो प्रमुख रहा है, रासो ही हमने तथ्यात्मक ग्रंथ समझा है, तभी हम पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक कहते हैं, तभी हम पृथ्वीराज चौहान के साथ और भी बहुत सारी भ्रांतियां जोड़ देते हैं। तो रासो में ही मात्र ऐसी आपको बात मिलेगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि राजा जयचंद को लेकर किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने, किसी भी और हिंदू इतिहासकार ने ऐसी बात नहीं लिखी। चाहे आप ओझा को पढ़ो, दशरथ शर्मा को पढ़ो, चाहे गोपीनाथ शर्मा को पढ़ो, चाहे वीर सिंह राठौर को पढ़ो, अनुजा चंद्र मौलवी को पढ़ो, ईसामी ने, जो मुस्लिम इतिहासकार है, उसने तो लिखा है कि यहाँ पर राजा जयचंद ने तो अपनी हिंदू सेना के साथ सबसे पहला जो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने कासिद पर, उसका विरोध भी किया था, उस युद्ध में उसके विरुद्ध लड़े थे यहाँ पर राजा जयचंद। और रासों में भी बहुत सारी बात वर्णन है कि रासों में भी राजा जयचंद कई बार मोहम्मद गौरी को परास्त करते हैं। एक बार जब ये मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करता तो राजा अनंगपाल राजा जयचंद से सहायता लेते, तब जयचंद यहाँ पर मोहम्मद गौरी को परास्त करके लौटता है। तो इसलिए तो वो क्लिस रहा था पृथ्वीराज चौहान से कि मेरी दिल्ली पृथ्वीराज चौहान ने छीन ली, क्योंकि मैंने सहायता करी अनंगपाल की और मुझे दिल्ली नहीं दी। अपने आप को मौसेरा भाई बताता है वहाँ पर राजा जयचंद। तो ये आपको पृथ्वीराज रासों में सब मिलेगा। ये सब गड़बड़ घोटाला यहाँ रासों में कर रखा है। तो राजा जयचंद की गद्दारी रासों में, बाकी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी इतिहास में आपको गद्दारी नहीं मिलेगी। विद्यापति जो तटस्थ है हर चीज़ को लेकर, मैं गूगल पर देख रहा था कि विद्यापति को कोट करके लिखा है कि वो लिखते हैं जयचंद ने अपनी सेना पृथ्वीराज चौहान के साथ भेजी, जबकि जयचंद की प्रशंसा करते हैं यहाँ पर विद्यापति के जयचंद ने जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनको खदेड़ा इस बहाद भूमि से। विद्यापति जैसा महाकवि लिख रहा है जयचंद के दादा श्री गोविंद चंद, वो तो ऐसे थे, उन्होंने तुर्कों को अपने यहाँ बैलों की जगह उनको लगा दिया था, कोलू में उनको पिरवाया था, क्योंकि वो उनसे टैक्स वसूला था। और जब उनके पास कुछ नहीं था तो बोले तुम यहाँ पर कोलू बनकर काम करोगे जब तक कि मेरा ये कर वसूल नहीं हो जाता। तो गोविंद चंद तो वास्तव में ही कन्नौज के महान शासक रहे। ऐसे ही राजा जयचंद के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। राजा जयचंद की भी तारीफ बहुत की गई है। राजा जयचंद के पास अगर आप देखोगे तो फैक्चुअली पृथ्वीराज चौहान से बड़ा साम्राज्य है और समृद्ध साम्राज्य है। उनकी वाराणसी, वास्तव में वाराणसी थी, कन्नौज और वाराणसी दोनों ही राजधानी थी, तो बड़ा साम्राज्य था राजा जयचंद के पास और शक्तिशाली साम्राज्य था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी 1194 में आक्रमण करता है और यहाँ पर गलती से एक तीर जब ये हाथी पर थे राजा जयचंद लग जाता है और यहीं पर युद्ध का वो पासा पलट जाता है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर मोहम्मद गौरी का साथ राजा जयचंद ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी आक्रमण क्यों करता। आप कहोगे साहब इनका विधर्मियों का क्या भरोसा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने रावल जैसल पर आक्रमण नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने जम्मू के राजा पर आक्रमण नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने जिससे संधि की उस पर आक्रमण नहीं किया। ये तथ्य कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहे हैं। तो जयचंद पर वो क्यों आक्रमण करता। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इतने हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ने के बाद मुझे राजा जयचंद कहीं भी गद्दार नहीं मिले। मैं स्वयं उन्हें गद्दार समझता था। मैंने 1-2 वीडियो में राजा जयचंद का नाम भी लिया है, लेकिन राजा जयचंद अभी तक तो किसी भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो जयचंद को गद्दार घोषित करता हो। अगर आप सभी के पास कोई और भी ऐसा प्रूफ है तो आप जरूर दें कमेंट में आकर। रासों के अलावा जो पृथ्वीराज रासों में तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता दी है, मैंने विस्तृत तरीके से बताई है कि रासों में क्या क्या गड़बड़ घोटाला है। तो राजा जयचंद गद्दार नहीं थे, जो गद्दार थे उनका हम नाम भी नहीं जानते। तो ये इतिहास है, ये इतिहास ऐसा ही है, जिसने जैसा देखा वैसा इसको समझ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। कोई और प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।